नरेंद्र मोदी के लिए टफ होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, चुनौती क्यों बहुत बड़ी हो गई है मोदी जी के सामने। इसलिए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो बाद में बना, पहले कांग्रेस हर कदम पे इनसे आगे है। मैनिफेस्टो, अभी आपने कहा कि उन्होंने 25 गारंटी तय कर दी। वो 25 गारंटी एक एक टुकड़ों टुकड़ों में राहुल गांधी या कांग्रेस की ब्रीफिंग में आ भी चुकी है। उसके बाद आप देखिए कि गठबंधन को बनाना पहले किया इंडिया गठबंधन ने। वो उसकी नकल में उन्होंने एक मुंबई में मीटिंग की जिसकी कि आज तक दूसरी मीटिंग नहीं हुई इंडिया एनडीए की। उसके बाद आप देखिए कि पहली रैली भी गठबंधन की जिसमें सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, मुंबई में हो गई। जी। एनडीए की कोई रैली नहीं हुई है। तो एनडीए का या बीजेपी का घोषणा पत्र भी नहीं है। अभी उनके गठबंधन फाइनल नहीं हुए हैं। जो गठबंधन है वो टूट रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि पशुपति पारस चले गए। जी। ये छोटी पार्टियां जो भी बीजेपी के साथ आती हैं उनका यही हश्र होता है। पशुपति पारस को देखना चाहिए था जेजेपी के बारे में, कि जो बीजेपी ने जेजेपी के साथ किया वही इनके साथ भी करेगी, फिर भी ये टिके रहे। तो ये बीजेपी के साथ यही चलता रहता है। अभी दक्षिण भारत में मोदी साहब हैं। दक्षिण भारत में पीएमके के साथ अलायंस हो गया इनका। पीएमके के रामदास जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में। उसके बाद जयललिता के पास गए, जयललिता के फ्रंट में गए। जयललिता के फ्रंट में उन्होंने ये कारनामे किए पीएमके ने कि जयललिता को कहना पड़ा कि ये आतंकवादियों की पार्टी है। जी। उसके बाद आप देखिए कि ये फिर अब ये एनडीए में आ गए। अब वो अपनी सीट तो निकाल लेते लेकिन बीजेपी कोई फायदा नहीं देते। और उनकी पार्टी की हिस्ट्री है कि वो तोड़फोड़ करते हैं, हिंसक होते हैं, अराजक हैं। बिल्कुल। उनकी पार्टी की हिस्ट्री आप देख लीजिए। तो ये अभी जैसे शक्ति साहब कह रहे थे कि कर्नाटक में गए मोदी साहब, वही स्पिन खड़गे साहब के एक बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी जाती है। तो कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि वो उनकी मोदी साहब की स्पिन को कितना समझते हैं। तो ये शक्ति वगैरह पे स्पिन करके दक्षिण भारत में तो बड़ा मुश्किल है। उत्तर भारत में शायद कुछ थोड़ा बहुत इनको ट्रैक्शन मिले। तो अब ये कि देखिए कि कई मुद्दों पर, कई उत्तर मामलों भारत में जो पे कह रहे हैं, थोड़ा रोकना चाहूंगा। उत्तर भारत में जो आप कह रहे हैं थोड़ा स्पिन मिले, कहां से मिलेगा? बिहार की स्थिति तो आप ही बयां कर रहे हैं। बिहार की स्थिति तो आप ही बयां कर रहे हैं कि चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान पिछले चुनाव में थे और उनकी पार्टी को 6 सीटें आई थी। 6 पे लड़े, 6 के 6 जीत के आए थे। 100% स्ट्राइक रेट। अब की लगता है क्या चाचा जी अगर हाजीपुर नहीं छोड़ते हैं, और चाचा जी अगर इधर, अब तो साफ दिखाई दे रहा है पशुपति पारस जो हैं वो इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर रहे हैं और वो हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। हाजीपुर वही है जहां से लगातार रिकॉर्ड जीत हासिल करते आए हैं 5 बार। तो बिहार इतना आसान नहीं है। और बिहार अगर आसान नहीं है तो ये मान के चलिए कि हिंदी पट्टी भी अब आसान नहीं है। प्रशांत टंडन जी, अब बिहार वाकई चुनौती। और देखिए इस बार इन्होंने अलायंस का अरिथमेटिक लगभग वही रखा जो पिछली बार था नीतीश कुमार के साथ। लेकिन नीतीश कुमार की 16 सीटें इस बार बहुत भारी पड़ेंगी। अब वो इस बीच वो 2 बार गुलाटी मार चुके हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत गिर चुकी है। तो वो अपना तो नुकसान करेंगे, साथ में बीजेपी का भी नुकसान करेंगे। तो और बिहार में हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में जातिवार सर्वे हो चुका है। बिहार वो जगह है जहां सामाजिक न्याय हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। इस बार भी है। तेजस्वी यादव वहां पे 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। मोदी जी। साहब को ये बताना है बिहार में जाके पूरे देश में कि 30 लाख वैकेंसियां सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे हो गई उनके शासनकाल में।
नई नौकरियों की तो बात छोड़िए, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात छोड़िए, जो कह रहे थे कि 2 करोड़ हर साल पैदा करेंगे। 30 लाख वैकेंसीज कैसे क्रिएट हो गई और उसका असर क्या हो रहा है? रेलवे जो कि इतना बड़ा उपक्रम है भारत सरकार का, उसमें वैकेंसीज भरी नहीं जा रही है। हालत यह है कि बगैर ड्राइवर के ट्रेन चली जाती है, जी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये मोदी साहब को बताना है कि 30 लाख वैकेंसी कैसे हो गई। ये शक्ति वगैरह के बारे में अपनी 10 साल की सरकार की उपलब्धियां बतानी है। तमाम तरीके के आरोप यूपीए सरकार पर थे राजीव जी, लेकिन उसके बिल्कुल। बाद भी यूपीए कैंपेन अपनी उपलब्धियों पे था कि हमने मनरेगा किया, आरटीआई दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। जनता ने नहीं समझा, अलग बात है, जनता ने नहीं समझा और जनता आज उसकी कीमत चुका रही है। लेकिन मोदी साहब को अपने 10 साल की उपलब्धियां बतानी चाहिए, स्पेसिफिक टर्म्स में बतानी चाहिए। ये 2047 में क्या होगा, वो 2047 में पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और मोदी साहब तो शायद रहें, 500 साल रहें, लेकिन 2047 की बात नहीं करनी हमको। जी जी हमको तो राजीव जी देश की जनता को कल सुबह बाजार जाना है सामान लेने अपना। सही पहली बात तारीख है। आएगी, उसको किराया देना मकान का, उसको ईएमआई देनी है। एक्चुअली हुआ ऐसा, वो दो हजार प्रशांत जी, सैतालीस तक हंसी इंतजार भी नहीं कर आती है, सकता। हंसी भी आती है प्रशांत जी, लेकिन हुआ ऐसा कि 2022 का टारगेट दे रहे थे मोदी जी, 22 इतनी जल्दी आ गया। आप याद कीजिए, किसानों की आय दोगुनी, सबके सिर पे छत, यानी सबको छत वाला मकान, बहुत सारे टारगेट मोदी जी ने दे दिए और उनको लगा कि अगली दफा तो आएंगे नहीं, लेकिन 2019 में आ गए। अब आ गए तो 22 भी सामने था। अब किसान पूछ रहे हैं, बाकी लोग पूछ रहे हैं, और जिनको लाभार्थी कह रहे हैं 5 रुपए 5 किलो अनाज देने वालों को, अब वो भी पूछ रहे हैं। आप याद कीजिए, पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था अभी 2022 के चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। क्यों हो गया सुपड़ा साफ? लाभार्थी उनके साथ रहते तो नहीं होता, यानी वो भी अब पूछ रहे हैं। तो इसलिए अब ये टारगेट लंबा है, अब 47 पहुंच गया है। प्रशांत जी, पॉइंट इसमें राजीव जी जोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारे विश्लेषक और बहुत सारे ये सर्वे कंपनी एजेंसियों के लोग भी टीवी चैनलों पे आके, अखबारों में लिख लिख के लाभार्थी योजना को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। 2017 से 22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 50 सीटें कम हुई हैं, 50। उन 50 में 32 से 34 सीटें अत्यंत गरीब जिलों से में कम हुई हैं, जहां लाभार्थी योजना का इम्पैक्ट होता। बीजेपी को जो सीटें बची वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिली, जहां लाभार्थी ना के बराबर है। ये संपन्न अमीर इलाका किसान है। है जी, संपन्न तो, है। तो गरीब गरीब लोग 5 किलो का अनाज लेकर वोट दे आते हैं पोलिंग स्टेशन में जाके। ये गलत धारणा है। गरीब आदमी भी देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश के सामाजिक न्याय, इन सब पर भी उसका वो आधार होता है वोट डालने सच्चाई का। तो यह है कि वही बचाए हुए इस समय। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं एक एग्जांपल देता हूं केवल आपको राजीव जी, कि दक्षिण भारत में 130 सीटें हैं, या अगर पुडुचेरी को भी मिला लें तो 131 सीटें हैं। उन 131 सीटों में बीजेपी कितनी मिली सीटें? 29 सीटें, जिसमें कि बड़ा मेजर चंक तेलंगाना वहां से आ गया, कर्नाटका से आ गया। इस बार वो नहीं होने जा रहा। तेलंगाना से 4 सीटें मिल गई थी, इस बार बड़ा मुश्किल होगा। तो 130 में से 29। अब एक दूसरा हिस्सा लें भारत का, 190 सीटें हैं। हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है पूरा, बंगाल से लेकर केरल तक का, उस ईस्टर्न कोस्ट की 190 सीटों में बीजेपी को 36 सीटें मिली थी 2019 में, पुलवामा के बावजूद।
जिसमें कि 18 सीटें बंगाल की थी। तो ये जो 370 या 400 का आंकड़ा है, पर बीजेपी तो बताए कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो। तो आप देखिए कि ये दो भारत के इतने बड़े चंक हैं, जो कि ईस्टर्न कोस्ट पूरा 190 सीट और 130 सीट दक्षिण भारत, जहां पे आप बहुत बुरी तरीके से बहुत पीछे हैं। स्ट्राइक रेट कहां से आता है? मध्य भारत से आता है। मध्य भारत में ऑलरेडी आप अपने पीक पे थे, 25 की 25, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य, 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट आपका। बिल्कुल। अब ये तो नहीं होने जा रहा, इसीलिए बड़ा उतावलापन है, घबराहट है, डेस्परेशन जिसको अंग्रेजी में शब्द कहें। कि अब आप महाराष्ट्र की बात करें, आपने चर्चा महाराष्ट्र शुरू की। महाराष्ट्र में अलायंस आप देखिए कितना बढ़िया अलायंस है। 2 पार्टियां हैं, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे ग्रुप। ये दोनों पार्टियां तोड़ फोड़ करके बनाई गई पार्टियां हैं। ये अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ी हैं। शिवसेना शिंदे चुनाव लड़ी है उद्धव ठाकरे की अगुवाई में, और वो फार्म हाउस में जाके असम के वहां से बन गई वो पार्टी। अजीत पवार की पार्टी, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि शरद पवार का फोटो नहीं लगाइए आप। वो शरद पवार के बैनर तले चुनाव जीत कर आए हैं, वो अलायंस पार्टनर हैं। अब वो कितनी सीटें क्या परफॉर्म करेंगे। और तीसरा एक नया पार्टनर आ रहा है वहां पे, राज ठाकरे। बहुत इंटरेस्टिंग, राज ठाकरे और एक नाथ शिंदे अगर एक ही साथ एक ही फ्रंट पे होंगे तो ये रामराज है, जहां पे शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। ये भी देखने का दिलचस्प होगा, मजेदार होगा ये गठबंधन। दूसरा चीज है कि राज ठाकरे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपी और बिहार के टैक्सी और ऑटो वालों को पीटा है, उनके शीशे तोड़े हैं गाड़ियों के, मुंबई के अंदर। जी बिल्कुल। तो यूपी और बिहार में बीजेपी राज ठाकरे को लेके क्या जवाब देगी? और उत्तर भारतीयों का वोट अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत मिलता होगा वहां पे, वो क्या होगी? अब दूसरा क्या हो रहा है राजीव जी, मैं मुंबई कई बार जाता हूँ, इस बात की पड़ताल करता हूँ। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता अब वो मराठी, केवल मराठी नेता नहीं है। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बहुत आश्चर्यजनक ढंग से मुसलमानों के बीच भी बहुत बड़ी है, मुस्लिम्स के बीच भी बहुत लोकप्रिय हैं। वो हिंदी भाषी लोगों के प्रति भी बहुत के प्रति भी लोकप्रिय हैं, उनके बीच भी लोकप्रिय हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि वो उस लेगेसी से बाहर आ गए जो लड़ाई झगड़े वाली लेगेसी थी, बाल ठाकरे वाली लेगेसी जो थी। जी, अब राज ठाकरे उस लेगेसी के हैं। तो राज ठाकरे को लेकर वो क्या करेंगे, एक बात। दूसरी और एक मजेदार बात बता दूं, पिछले 2019 के चुनाव में राज ठाकरे के पास पता नहीं कहां से पैसा आया था, क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने भरपूर रैलियां की, हर शहर में बड़ी बड़ी रैलियां की, एक मंच लगाए गए, और बड़ा उनका जो भाषण होता था वो बड़ा नाटकीय और बड़ा मनोरंजक होता था जी। और वो हर भाषण में नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते पाए जाते थे। और वो एक्टिंग और वो मिमिक्री अभी जैसे ही गठबंधन ये घोषित होगा, ये सोशल मीडिया पे तैरने लगेगी। तो महाराष्ट्र में वाकई आपने कहा कि मनोरंजक और रोचक होगा, महाराष्ट्र में तो बहुत रोचक और मनोरंजक होने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र और बिहार, ये 2 राज्य, दोनों राज्यों की चर्चा हम लगातार करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, और यही